हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम द्वितीय अफ़गान वंश यानी कि सूर वंश देखेंगे जो कि 1540 से लेके 1555 रहता है और इसी में सबसे पहले शेरशाह सूरी का रहता है 1540 से लेके 1545। सिर्फ 5 साल का इनका टाइम पीरियड है यहाँ पर। शेरशाह का जन्म जो है 1472 में बेजवाड़ा यानी होशियारपुर पंजाब में हुआ था। कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म जो है 1486 में हुआ था और शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। ये हो गया उनका कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन। शेर खां के जो पिता थे हसन खां सासाराम जो बिहार में पड़ता है एक छोटे से जागीरदार थे। हसन खां और फरीद के बीच मतलब बाप और बाप बेटे में क्या था मनमुटाव था और जिसे जमाल खां ने समझौता करवाया था। शेर खां के पिता हसन खां ने जमाल खां के यहाँ नौकरी की, तो जमाल खां ने ही उसका समझौता करवाया था इसलिए उसने वहीं पर नौकरी की। जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जैतपुर भेजा तो हसन खां भी जौनपुर आ गया। जमाल खां ने हसन खां को जो है हसन खां जो कि शेरशाह होता है शेरशाह के पिता होते हैं उनको क्या दी सासाराम की जागीर दी। किसने? जमाल खां ने, जिसके यहाँ नौकरी करता था। शेरशाह सूरी का दादा इब्राहिम सूर घोड़े का व्यापारी था। शेरशाह के पिता से मनमुटाव के कारण जौनपुर आ जाता है कौन? शेरशाह। और प्रारंभ में शिक्षा यहीं प्राप्त करता है जौनपुर में, यूपी में जौनपुर पड़ता है वहाँ पर। तदुपरांत वह सैसाराम फिर उसके बाद सैसाराम आ जाता है। उसके पिता हसन खां ने उन्हें सासाराम की जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। शेरशाह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहाल खां लोहानी के पास आया, जिन्होंने शेर शाह को अपने पुत्र जमाल खां का क्या कर दिया? शिक्षक नियुक्त कर दिया। तो अब ये टीचिंग करने लग गए। दक्षिण बिहार के सूबेदार लोधी सॉरी बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने एक शेर मारने के कारण जो है फरीद को शेर खां की उपाधि दी। 1528 में बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दुदू बेगम से क्या कर लेते हैं? शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण नियुक्त किया। दुदू बेगम की मृत्यु के बाद ही शेर खां ने दक्षिण बिहार का शासन हथिया लिया। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था और उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। बाबर ने हुमायूं को शेर शाह के बारे में पहले से ही चालाक अफगान कहकर सावधान करने की चेतावनी दी थी। तो बाबर ने पहले ही इस व्यक्ति को समझ लिया था कि ये एक ना एक दिन जो है ये क्या करेगा, हम पर ही आक्रमण करेगा। तो इस बात को हुमायूं को समझाया था, लेकिन हुमायूं तो बहुत ही कमजोर दिल का और इस तरह से व्यक्ति था, उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया और फिर बाद में क्या होता है, यहाँ से उसको भागना पड़ता है। 1529 में शेर खान ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया, किंतु क्या हो गया? पराजित हो गया और 1529 में ही शेर शाह ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लेता है। 1532 में शेर शाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी थी। आगे देखते हैं 1534 में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। तेलियागढ़ी के युद्ध में शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1538 में मुगलों को परास्त किया था और झारखंड में शहबाजगढ़ के पास स्थित तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी कहा जाता था। तोलियागढ़ चौसा के युद्ध में या एवं बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा के युद्ध में, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में जो कि हुआ था 1540 में, उसको
हुमायूँ को पराजित कर लिया और उत्तर भारत में द्वितीय अफ़गान की जो है साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। चौसा विजय के पश्चात ही शेर खां ने पहले इसका नाम शेर खां ने क्या है सुल्तान ए आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह की विजय और साम्राज्य का विस्तार देख लेते हैं। तो शेर शाह ने सर्वप्रथम 1540 में पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर उसको जीत लिया और फिर शासक बनने के बाद 41 में मतलब अगले साल ही शेर शाह ने पश्चिमोत्तर में मुगलों के प्रति वफादारों गखरों का क्या किया, इसने दमन किया। उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब में झेलम के किनारे रोहतासगढ़ किला बनवाया और हेराब खां तथा खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली क्या भेजी सेना भेजी। 1542 में बंगाल अभियान कर यहाँ के सूबेदारी खिज्र खां के विद्रोह का दमन किया और बंगाल को 47 सरकारों में विभक्त कर दिया तथा सभी सरकारों को अमीन ए बंगला नामक अधिकारी के अधीन किया। काजी काजी फजी लात को प्रथम अमीन ए बंगला बनवाया और 1542 में मालवा एवं ग्वालियर के शासक मुल्लू खां यानी कादिर खां को पराजित किया। 1543 में पंजाब के सूबेदार हैवर खां को जो है मुल्तान विजय की हैबत को मनसब ए आला की उपाधि दी और मुल्तान में शेर शाह ने बलूची परंपरा का शासन स्थापित किया। 1543 में ही रायसीन के पुनर्मल को इन्होंने पराजित किया। रायसीन में शेर शाह ने पुनर्मल व अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को विश्वासघात करके मार डाला। ये शेर शाह के चरित्र पर क्या था कलंक माना जाता है और इस घटना से शेर शाह के सेनापति कुतुब खान ने शर्मिंदा होकर क्या की थी आत्महत्या कर ली थी। काफी इम्पोर्टेंट है एक ऐसी घटना जिसके कारण उनको बहुत शर्मिंदा होती है और वो आत्महत्या कर लेते हैं शेर खां के सेनापति। आगे देखते 1544 में मारवाड़ का मालदेव के विरुद्ध जो है गिरी सुमेल के युद्ध में जैतरण पाली में जैता व कूपा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने शेर खां के क्या कर दिए दांत खट्टे कर दिए और शेर खां ने कूटनीति व धूर्तता से युद्ध जीता लेकिन वो यह कहने पर मजबूर हो गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का राज जो है खो चुका था। ये था गिरी सुमेल के युद्ध। आगे देखते हैं गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के कल्याणवर व मेड़ता के बीरम देव ने शेरशाह का सहयोग दिया था। शेरशाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को राज्य से वंचित कर दिया। 1545 में शेरशाह ने कलिंजर के शासक कीरत सिंह पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। कलिंजर शेरशाह का अंतिम विजय था और यहीं पर एक उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय बारूद में क्या लग गई आग लग गई और उससे जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह व उसके पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की तथा खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी की बात करें तो इस्लाम शाह होते हैं जिसका टाइम पीरियड 45 से 53 रहता है। शेर शाह का छोटा पुत्र जलाल खां इस्माइल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसे सलीम शाह भी कहा जाता है। इस्माइल शाह अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से सिजदा एवं पायवोस कराता था। इस्लाम शाह के आदेशों को प्रत्येक जिले में प्रत्येक शुक्रवार को दरबार लगाकर सुनवाया जाता था, जहां अधिकारी आदेश पत्रों को काफी दूर से आकर ग्रहण करते और सम्मान सहित सिरों पर रखकर उन्हें ले जाते थे। इस्लाम शाह ने अपनी सेना में महत्वपूर्ण सुधार किए, श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया और ये प्रणाली बाद में मनसबदारी का आधार बना। मतलब जो श्रेणी प्रणाली है वही आगे चल के अकबर के समय पे मनसबदारी प्रणाली बनती है। इसलिए कहते हैं अकबर का अग्रणी जो है वो शेरशाह सूरी था। आगे है उसने घुड़सवार सेना को जो है 50, 100, 200, 250 और 500 घुड़सवारों की टुकड़ियों में विभाजित किया। किसने? इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह ने सर्वप्रथम इस्लामिक कानूनों को लिखित रूप से
प्रदान किया तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस्लाम शाह ने मेहंदी शेख अलाई को क्या कर दिया, मृत्युदंड दिया और उत्तर-पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट किला भी बनवाया था। मालवा के सूबेदार शुजात खां एवं नियाज़ियों ने आज़म हुमायूँ के नेतृत्व में विद्रोह किया था। मारवाड़ के मालेदेव की पुत्री लालबाई का विवाह जो है इस्लाम शाह के साथ हुआ। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज़ शाह गद्दी पर बैठा, परंतु उसके मामा मुबारिज़ खान ने उसकी हत्या कर दी। मुबारिज़ खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम पर गद्दी पर बैठा और उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू को अपना वज़ीर नियुक्त किया था। हेमू के पिता जो है पूरनमल थे। हेमू को आदिल शाह ने विक्रमजीत की उपाधि भी दी थी और यही फिर जो है हेमू के साथ अकबर का फिर युद्ध होता है, जिसमें हेमू की पराजय हो जाती है, अकबर जीत जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब आदिल शाह नृत्य कला में पारंगत था, वह संगीत में भी निपुण था, उसने भक्त नामक संगीतज्ञ को मनसब एवं 10,000 रुपए जो है इनाम में दिया था। आदिल शाह के समय जो है अफ़गान 4 भागों में विभाजित था। पंजाब सिकंदर शाह, दिल्ली आगरा इब्राहिम शाह, आगरा से बिहार आदिल शाह, बंगाल में मोहम्मद शाह। अफ़गानों के इस आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर हुमायूँ ने मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। अब बात करते हैं शेर शाह का प्रशासन, तो यहाँ पर प्रशासन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं, शेर शाह को साम्राज्य निर्माता प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। शेर शाह ने कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी, बल्कि सल्तनत काल से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को ही सुधार करके नवीन रूप दिया था। डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला राष्ट्र निर्माता बताया है, जबकि परमात्मा शरण व राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेर शाह व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। आगे देखते हैं, अब देखते हैं उसका केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से था। तो केंद्रीय प्रशासन में तो समस्त शक्तियाँ शेर शाह के हाथ में ही केंद्रित थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कुछ शक्तियाँ जैसे मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, वे आदेश का पालन करते थे। सल्तनत काल की भांति ही केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग थे, दीवान-ए-वज़ारत यानी वित्त विभाग, दीवान-ए-आज़िर यानी सैन्य विभाग, दीवान-ए-रसालत विदेश मंत्री और दीवान-ए-इंशा यानी कि मंत्री शाही घोषणाओं और आज्ञाओं को लिखता था। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं दीवान-ए-काज़ी। दीवान-ए-काज़ी का तो सबको पता है, न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान-ए-वरीद यानी गुप्तचर यानी डाक व्यवस्था का प्रमुख होता था। 2 अधिकारी भी मंत्री पद के ही समान थे। प्रांतीय शासन की बात करें तो डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के समय प्रांत नहीं थे, अपितु समस्त साम्राज्य जो है 47 सरकारों में बटा था। डॉक्टर कानूनगो का मत सही नहीं है। ये व्यवस्था सिर्फ बंगाल के सूबे के लिए थी, जो प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 47 जो है सरकारों में बटा हुआ था। बंगाल के सूबे को सूबेदार के अधीन रखने के स्थान पर सरकारों में बांट कर केंद्र द्वारा नियुक्त शिकदारों के नियंत्रण में रखने का कारण बंगाल में बार-बार होने वाले विद्रोह थे। शिकदारों की सहायता व उन पर नज़र रखने के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीन-ए-बंगला या अमीर-ए-बंगाला को नियुक्त किया गया। बंगाल के अतिरिक्त जो है शेष साम्राज्य इक्तों में विभाजित हुआ था और ये इक्ते सूबों या प्रांतों के रूप में ही थे, हालाँकि सभी इक्तों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। पंजाब जैसे सूबे में सैनिक गवर्नर नियंत्रण रखते थे और इक्ता के गवर्नर को हाकिम, फौजदार व मोमिन कहा जाता था। वे अपनी सैनिक टुकड़ी रखते थे तथा कानून व्यवस्था बनाए
रखते थे। सरकार जिलों का शासन अब सरकार जिलों का शासन देखते हैं, तो एकता सरकारों में विभाजित थे और प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। शिकदारन जिसको सैनिक अधिकारी मुसीफ़ान यानी मुख्य मुसीफ़ राजस्व अधिकारी, अब्बास खां सरवानी के अनुसार जो है 66 सरकारें थीं। शिकदारन का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वह एक सैनिक अधिकारी भी होता था तथा फौजदारी न्याय के मामलों को देखता था। जहाँ बंगाल के मुख्य शिकदार केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, वहीं अन्य इक्ताओं के शिकदारों की नियुक्ति इक्तादार या फौजदार करते थे। मुख्य मुंसिफ का कार्य जो है राजस्व संग्रह, लेखा-जोखा रखना व दीवानी मुकदमों का फैसला करना था। परगनों तहसील का शासन की बात करें तो प्रत्येक सरकार 2 या 3 परगनों शिकों में विभाजित होता था। परगने तहसील या कस्बे में एक शिकदार, एक अमीन आमिल, एक फोतदार, खजांची तथा फ़ारसी व हिंदी के एक कारकुन यानी लिपिक होते थे। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेर शाह के साम्राज्य में परगनों की संख्या 1,13,000 थी। शिकदार का कार्य जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा मुंसिफ का कार्य भूमि के नाप-जोख व लगान वसूली में मदद करना था। मुंसिफ परगने में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था। गाँव प्रशासन गाँवों में चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान यानी मुकद्दम की मदद से प्रशासन चलता था। शेर शाह ने ग्राम पंचायतों को उचित वैधानिक मान्यता दी थी। आगे बात करेंगे स्थानीय अब भू-वित्तीय व्यवस्था से पहले एक पॉइंट रह गया है। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गाँव के मुखिया को गाँव के अपराध का पता लगने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। वित्तीय भू राजस्व तो राज्य की प्रमुख आय स्रोत जो है भूमि से ही होती थी, जिसे लगान कहते थे। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया गया था। मुल्तान में जो है बटाई प्रथा थी। जारी रखी। भू-राजस्व निर्धारण करते समय अधिकारियों को उदार रहने के आदेश थे, लेकिन भू-राजस्व को कठोरता से एकत्र किया जाता था। भू-राजस्व निर्धारण के लिए राई अथवा फसलों की सूची तैयार करवाई थी। कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था, जिसमें किसान के उत्तरदायित्व व लगान की दर निश्चित होती थी। संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को छोड़कर भू-राजस्व उपज का 1/3 भाग होता था, जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू-राजस्व का 2.5% ज़रीमाना, सर्वेक्षण शुल्क एवं 5% जो है महासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे। अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए शेरशाह जनहित के उपयोग हेतु जो है 2.5% अनाज के रूप में लेता था, जो बीमा फंड की भांति था। उपज के आधार पर भूमि का 3 भागों में विभाजित किया गया था, अच्छी, मध्यम और खराब। भू राजस्व जो है नगद अनाज के रूप में लिया जाता था, नगद हो या फिर अनाज। लेकिन नगद जो है भुगतान पर बल दिया जाता है कि भई वहाँ पे कैश हो तो ज़्यादा सही है। शेरशाह ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज यानी कि 39 अंगुल और या 32 इंच सन की रस्सी यानी जरीब के रूप में प्रयोग किया था। भूमि नाप के समय जो है शेरशाह ने सख्त आदेश दिया था कि बुद यानी बोया हुआ क्षेत्र, नाबूद यानी अनबोया क्षेत्र का ख़्याल रखें। शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि एवं बंजर भूमि की नाप करवाई थी। अब यहाँ पर 3 प्रणालियाँ प्रचलित थीं लगान निर्धारण करने की। गल्ला बख्श यानी कि बटाई, नक्श मुक्ताई या कनकूत, नकदी यानी जब्ती या जमाई। किसानों में जब्ती या जमाई प्रणाली अधिक जो है लोकप्रिय थी। शेरशाह ने पद पर दुरुपयोग व भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रति वर्ष जो है 2 वर्ष बाद स्थानांतरण की प्रथा शुरू की थी, मतलब ट्रांसफर
एक पद पे रहेंगे तो ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाएगा, इसलिए जो है ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन भ्रष्टाचार जारी रहा, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार आज भी हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है, भले ही कितने भी ट्रांसफ़र करवा दिए जाएँ। स्थानीय आय कई प्रकार के करों यानी आब-बाप से प्राप्त होती थी। भू-राजस्व लेखा हिंदवी, हिंदुस्तानी एवं फ़ारसी भाषाओं में लिखा जाता था, जिसे कागज़-ए-ख़ाम कहते हैं। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यावहारिक ज्ञान का द्योतक है। मुद्रा की बात करें तो नई मुद्रा प्रचलन व करों की दरों में भी सुधार किया गया। शेरशाह के काल में 32 टकसालें थीं। शेरशाह के पुराने मिश्रित धातु के सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी व तांबे के मानक सिक्के चलाए गए। सोने का दीनार अशरफ कहलाता था, जिसका वज़न जो है 167 ग्रेन था। शेर शाह ने चांदी का रुपया यानी 180 ग्रेन और तांबे का दाम चलाया था। चांदी के रुपए व तांबे के दाम में 64 का अनुपात था। टका नामक सिक्का भी चलाया था। पैसा नामक तांबे का सिक्का भी जो है चलवाया था। उसने दाम के आधे, चौथाई व 16वें भाग के सिक्के भी चलाए थे। रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया था। इसमें 175 ग्रेन जो है विशुद्ध चांदी होती थी। शेरशाह के रुपए के बारे में स्मिथ लिखता है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना था रुपया और 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चालू माना गया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम जो है अरबी तथा देवनागरी में अंकित होता था। सिक्कों में अरबी के साथ जो है नागरी लिपि का प्रयोग होने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर 4 खलीफाओं के भी नाम थे। अब कानून एवं न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। तो न्याय व्यवस्था जो है न्यायप्रिय शासक था उसने। सुल्तान अल अदल की उपाधि धारण की थी। वह बुधवार की शाम को न्याय करता था। बुधवार की शाम को न्याय करने बैठता था। मुंसिफ तथा मुंसिफान दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदर व सिकदार धारण करते थे। मतलब इसमें जो है एक क्रिमिनल होता था, क्रिमिनल वाले केस देखने वाले और एक दूसरा जो दीवान जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो उस तरह से। तो मुंसिफ जो है दीवानी मामले हो गए और फौजदारी मतलब मार-काट वाले वो है शिकदार देखा करता था। गाँव के मुकदमों का फैसला जो है ग्राम पंचायतें करती थीं, न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। स्थानीय उत्तरदायित्व के तहत जो है अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था वहाँ शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर होता था। चोर-लुटेरों को पकड़ने की ज़िम्मेदारी भी उसी की होती थी। उसी क्षेत्र का अधिकारी ग्राम मुखिया की होती थी। चोर को ना पकड़ पाने की स्थिति में ग्राम मुखिया या अधिकारियों को चोरी की गई वस्तुओं की क्षतिपूर्ति करनी होती थी। शेरशाह की कानून व्यवस्था के बारे में अब्बास खाँ शरवानी ने तारीख़-ए-शेरशाही में लिखा है कि एक बार एक वृद्ध स्त्री स्वर्ण पर जो है आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास पहुँचने की हिम्मत नहीं होती है। अब्बास खाँ सरवानी जो है अकबर के शासनकाल में वाक़या-नवीस थे। 1580 में मुगल काल में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। शेर शाह ने दान-ए-लंगर यानी भोजनशाला की भी स्थापना करवाई थी, जिसमें गरीबों को क्या है मुफ़्त भोजन दिया जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी यानी हिंदी की उपबोली में पद्मावत की रचना शेर शाह के काल में 1540 में पूरी हुई थी। शेर शाह ने दरिद्रों व अपाहिजों को गुजारा भत्ता भी यहाँ पर दिया था। सैन्य व्यवस्था देखते हैं। शेर शाह ने अलाउद्दीन की भांति ही हुलिया नोट करने व घोड़े की दागने की प्रथा भी शुरू की थी। सैनिकों को नगद वेतन व अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। डाक चौकी व गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष पद पर दरोगा-ए-डाक चौकी की नियुक्ति की। हिंदू ब्रह्मजीत गौड़ शेर शाह का सेनापति था। सड़कें व सराय अब देखते हैं। तो शेरशाह के सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया गया और यहाँ से जो है बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इनके द्वारा बनवाई गई 4 प्रसिद्ध सड़कें थीं। सबसे पहले है बंगाल में सोनार गाँव से लेकर दिल्ली, लाहौर, पंजाब में अटक तक। आधुनिक समय में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाती थी। इससे पहले सड़क-ए-आज़म कहलाती थी। आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक
और आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, और चौथा है लाहौर से मुल्तान तक। शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया। उसमें हिंदू व मुसलमानों के लिए अलग-अलग रसोइयों की व्यवस्था होती थी। सरायों का प्रमुख शिकदार होता था। सरायों के निर्माण में भटियारा नामक नवीन श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये सराय प्रत्येक 2 कोस यानी 8 किलोमीटर पर निर्मित होती थी और कुल जो है 1700 गुणा 8 बराबर 13,600 किलोमीटर वर्ग मार्ग जो है सराय की सुविधा युक्त था। शेर शाह ने स्थानीय अधिकारियों को व्यापारियों और यात्रियों को क्षति न पहुँचाने और दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों को क्षति न पहुँचाने के लिए आदेश दिए थे। कानूनगो ने इन सरायों पर साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है और ये सराय द्रुत गति डाक व सूचनाएँ भेजने का कार्य भी करती थी। स्थापत्य कला देखते हैं, शेर शाह ने अपने जीवित रहते हुए सासाराम में ही सोन नदी के तट पर मकबरा बनवाया था और यह मकबरा झील के मध्य जो है चारों ओर पानी से घिरा हुआ अष्टकोणीय मकबरा है। शेर शाह के मकबरे के बाहरी भाग का डिजाइन मुस्लिम है लेकिन उसकी आंतरिक सजावट हिंदू स्थापत्य से प्रभावित है। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को जो है ताजमहल से भी सुंदर कहा है। शेर शाह ने अपने पिता हसन खान सूरी के सासाराम के मकबरे को वास्तुकार जो है अलीवल खां थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखते हैं, कानूनगो ने शेर शाह के मकबरे में बारे में कहा है कि यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में झेलम नदी पर रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था। शेर शाह ने दिल्ली में दीन पनाह नगर तोड़कर पुराना किला भी बनवाया था। पुराने किले के अंदर ही शेर मंडल माना नामक जो है अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडल का निर्माण करवाया था। दिल्ली में शेरगढ़ नामक व दिल्ली शेर शाही बसाया और यह छठी दिल्ली थी, जिसमें लाल दरवाजा खूनी दरवाजा था। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हुमायूं ने दीन पनाह नगर का नाम ही शेरगढ़ रखा था। हुमायूं ने दीन पनाह नगर का निर्माण शुरू किया और जो शेरशाह और इस्लाम शाह सूरी ने पूरा करवाया था। शेरशाह सूरी ने उसका नाम शेरगढ़ दिल्ली शेर शाही रखा, जिसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। यही दिल्ली का छठवां नगर था। किला ए कोना मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया था। 1542 में दिल्ली के पुराने किले के अंदर है ये, और शेर शाह ने पटना नगर बसाया था जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा था। कन्नौज नगर को नष्ट कर जो है शेर सूर बसाया था। कानूनगो ने जो है शेर शाह को धूल में खिला फूल कहा है। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए बुद्धिमत्ता व अनुभव के में वह दूसरा हैदर था। व्यापार की बात कर लेते हैं। शेरशाह ने प्रत्येक प्रांत जिले व मार्ग में जो है चुंगी कर को हटा दिया था। केवल 2 चुंगियां लगाई थी, राज्य में व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश करते समय और दूसरी उनकी बिक्री के समय। राज्य के अंदर चुंगी वसूलने के स्थान जो है बंद करवाने से व्यापार में वृद्धि हुई और जो है 2.5% सीमा शुल्क बंगाल और सिंधु तट से वसूला जाने लगा। तो ये था कुछ शेर शाह सूरी का साम्राज्य और उसका प्रशासन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।